हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक नए सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ लेकर चल रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके पर्यावरण को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम भूगोल स्टार्ट करेंगे और भूगोल में आज हम चर्चा करेंगे अक्षांश पे। किस पे चर्चा करेंगे? अक्षांश पे चर्चा करेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पृथ्वी के बारे में। क्योंकि पृथ्वी हमारे सौर मंडल में आप जानते हैं कि 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो अभी वर्तमान में हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, है ना। उन 8 ग्रहों में से पृथ्वी भी ही अभी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और एक मंगल ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। तो हम जिस ग्रह पे रहते हैं उस ग्रह के आबो हवा के बारे में, उस ग्रह के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है ना। तो इसलिए हम अपने ग्रह पृथ्वी को समझेंगे, क्योंकि हमारा ये घर है। क्या है? घर है। तो अपने घर के बारे में जानना हमारा दायित्व है या नहीं है? तो हम अपने घर को जानेंगे, है ना। तो पृथ्वी समझ गए। और पृथ्वी जो है, इसका शेप की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का शेप जो है ये जियोइड है। कैसा शेप है? जियोइड शेप है। पृथ्वी का शेप कैसा है? जियोइड शेप है, यानी कि पृथ्व्याकार है। कैसा है? पृथ्व्याकार है। पृथ्व्याकार है ना। यानी पृथ्वी का एक अपना ही शेप है। जब देखिएगा तो इसमें कहीं जो है आपको समुद्र नजर आएगा, कहीं पर्वत नजर आएगा, कहीं पहाड़ नजर आएगा, है ना। इसलिए इसको जो है पृथ्व्याकार कहा गया है। क्या कहा गया है? पृथ्व्याकार कहा गया है। क्लियर। अब इस पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं ग्लोब पे, है ना। कहाँ अध्ययन करते हैं? ग्लोब पे। तो ग्लोब है क्या? तो इस ग्लोब को समझते हैं। तो ग्लोब जो है पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। हमने कल्पना किया है और कल्पना करके हमने ग्लोब को डिजाइन किया है कि पृथ्वी के हूबहू वो एक मॉडल है, नमूना है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग पृथ्वी और पृथ्वी के सतह पर उपस्थित विभिन्न स्थानों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अक्षांश। अगर भूगोल पढ़ना है तो भूगोल में सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है अक्षांश और देशांतर। अगर आप अक्षांश और देशांतर को अच्छे तरीके से समझ गए तो समझिए कि आप आधी ज्योग्राफी की समस्या को से निजात पा गए, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर को बड़े ही मस्ती के साथ पढ़ना है। आज हम सिर्फ और सिर्फ अक्षांश की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? सिर्फ अक्षांश की चर्चा करेंगे, और अक्षांश से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, जितने भी पहलू हैं, उसकी चर्चा करेंगे, है ना। बिल्कुल आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक चीज़ दूसरे चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है ना। एक चीज़ दूसरे चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, सब कुछ समझ जाइएगा। तो हम लोग बात करते हैं अगर अक्षांश सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विषुवत रेखा की। किसकी बात करते हैं? विषुवत रेखा की। विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा क्या होता है इसको समझते हैं। तो विषुवत रेखा जो है वह पृथ्वी को दो भागों उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है ना। तो उसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी की भाषा में उसको कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और विषुवत रेखा के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? यानी कि यहां से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाले जो पार्ट इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक
ठीक है। और ये हमारा विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश को। किसको कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और विषुवत रेखा जो होती है वो पृथ्वी पर की सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। क्या होती है? पृथ्वी पर की सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। समझ में आया बात, है ना? तो पृथ्वी पर के सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन? विषुवत रेखा। समझ में आ गया बात? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा जो है, इस विषुवत रेखा पर समझते हैं कि अक्षांश क्या होता है ना? तो विषुवत रेखा, इसको समझने के लिए ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, है ना? और इस विषुवत रेखा पे देखिए कि एक यहाँ पे केंद्र है, इस पृथ्वी का केंद्र है, और इसके ऊपर या नीचे, तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ से और इस विषुवत रेखा के केंद्र स्पर से जो कोण बनेगा उसी को कहेंगे अक्षांश। क्या कहेंगे? अक्षांश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, है ना? तो ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री पे एक एंगल खींचा हुआ है, प्रत्येक 1 डिग्री पे एक एंगल खींचा हुआ है, ठीक है। और इसको यहां से यहां मिला देते हैं तो ये बन जाता है अक्षांश रेखा। क्या बन जाता है? अक्षांश रेखा बन जाता है, ठीक है। तो अब समझिए, बिल्कुल हम लोग बेसिक से समझते हैं। तो पृथ्वी ये विषुवत रेखा है, और इसके ऊपर यहां से प्रत्येक 1 डिग्री पे, प्रत्येक 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा खींचा हुआ है। प्रत्येक 1 डिग्री पे क्या है? एक अक्षांश रेखा खींचा हुआ है। तो देखिएगा, तो यहां से 1 से लेकर के यहां तक कितना पूरेगा? 90 पूरेगा। कितना पूरेगा? 90 पूरेगा। 90 अक्षांश रेखा पूरेगा, है ना? और फिर यहां से इधर आइएगा यहां पे नीचे तक, तो फिर 90 अक्षांश रेखा पूरेगा। कितना पूरेगा? 90 अक्षांश रेखा पूरेगा। और ये देखिए, एक ये भी तो है ना, ये भी क्या है? एक अक्षांश रेखा है। 90 यहां से 1 से 90, 90 यहां, ठीक है, 90 90 और एक ये हो गया। कितना हो गया? 181। कितना हो गया? 181। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछे तो 181 नहीं कहिएगा आप, है ना? 181 आप नहीं कहिएगा, क्योंकि आप बिहारी सर से पढ़ रहे हैं, है ना? आप किससे पढ़ रहे हैं? बिहारी सर से पढ़ रहे हैं। तो आपको कितना कहना है समझिए। तो चूंकि जब आप छोटे मोटे एग्जाम देंगे, है ना, तो उसमें जो है आपको 181 मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बिहारी सर से आप पढ़ लिए हैं तो आपको विशेष जानकारी है ना? तो बिहारी सर के स्टूडेंट कितना मारेगा, है कि नहीं? तो बिहारी सर के स्टूडेंट मारेगा, देख लीजिए, ये जो बिंदु है ना, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री है और यहाँ पे जो 90 डिग्री है, तो इसको जो है विद्वान लोग कहता है कि ना बाबू, ये लाइन नहीं है, वो तो बिंदु है ना, वो रेखा नहीं है। इसलिए एगो 90 डिग्री ऊपर का, एगो 90 डिग्री ऊपर का, एगो 90 डिग्री नीचल का। समझ में आया बात? ये दोनों को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब आपसे पूछे कि अक्षांश रेखा की संख्या कितना बाबू, तो 179। कितना हो गया? 179। भेजा में घुसा ना, अच्छे से पढ़िए। तो 179 हो गया अक्षांश रेखा की संख्या। कितना हो गया? 179। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अक्षांश रेखा की संख्या की, हम लोग बात कर लिए। अब ध्यान देते हैं आगे की ओर, थोड़ा बोर्ड थोड़ा साफ कर देते हैं, डस्टर। चलिए, तो आगे अब देखिए, 2 अक्षांश रेखा है ना, 2 अब अक्षांश रेखा के बीच, अब जैसे कि ये देखिए, और यहां 1 डिग्री पे एक लाइन, 1 डिग्री पे एक लाइन, मतलब अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना? 1 डिग्री। कितना? 1 डिग्री। कितना है दूरी? 1 डिग्री, ठीक है। और इस यहां से यहां अगर हम जाएंगे तो दोनों के बीच के दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर। कितना होगा? 111 किलोमीटर। यानी कि एक अक्षांश रेखा से कूद के दूसर का अक्षांश रेखा पे जाएगा, जीप से जाओ, ट्रेन से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, दूरी कितना? 111 किलोमीटर।
कितना हो गया? 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना? 111 किलोमीटर। आगे देखो बाबू, अब क्या होगा इसको देखिएगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, है ना, ध्रुव, यानी कि ये विषुवत रेखा हमारा है, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा अक्षांश रेखा की जो लंबाई देख रहे हैं कि घट रहा है ना। तो ये देखो ये लंबाई क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग विषुवत से ध्रुव की ओर चढ़ रहे हैं तो लंबाई घट रहा है, और ध्रुव से विषुवत की ओर बढ़ेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, है ना, अक्षांश रेखा की लंबाई बढ़ेगा। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो है एक टर्म और समझिए कि अक्ष क्या होता है? अक्ष। तो अक्ष क्या होता है? जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है ना। धरती है तो धरती में दो गो ध्रुव, कितना ध्रुव? दो गो ध्रुव है, वो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो ध्रुव जो होता है हर वस्तु में पाया जाता है। चुंबक में भी आप देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है ना। आपके हर फल में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। जैसे कि संतरा ले लीजिए, तो संतरा में जिधर से उसका जो डंटी जुड़ा हुआ होता है ना, जिधर से वो पोषण लेता है वो उत्तरी ध्रुव, और उसके नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। हम में भी हमारा ये सर जो है उत्तरी ध्रुव है, और हमारा जो ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और बीच में हमारा क्या है? ये जो रीढ़ की जो हड्डी कहते हैं जिसको, ये हमारा एक्सिस है। क्या है? एक्सिस है, धुरी है ना। तो सब चीज में धुरी भी होता है। सेव को जब काटिएगा तो बीच में जो बीज रहता है उसमें देखिएगा, तो उसको सीधे सीधे काटिएगा तो आपको उसका भी एक्सिस नजर आपको आएगा, है ना। तो अक्ष क्या होता है? तो अक्ष भी जो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है? मिलाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का काम करता है कौन? अक्ष। और कैसा लिखा है? काल्पनिक रेखा, और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। कहां से गुजरता है? पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, अब दो को जो अक्षांश रेखा है ना, यहां और यहां, ठीक है। तो दो अक्षांश रेखा के बीच में जो दूरी होता है, इस दूरी को अंग्रेजी में कहते हैं जोन। क्या कहते हैं? जोन। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। हिंदी में पूछेगा कि क्या है बबुआ, तो कटिबंध है। क्या है? कटिबंध है। समझ में आया बात? तो कटिबंध कहना है, यानी कि दो अक्षांश रेखा के बीच के जो दूरी होता है उसको हिंदी में कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, और अंग्रेजी में जोन कहते हैं, ठीक है। अब देशांतर में पढ़ाएंगे कि गोरे कहते हैं, देशांतर वाला को गोरे कहते हैं, ठीक है। आई दोनों के बीच के दूरी कितना था? 111 किलोमीटर। कितना था? 111 किलोमीटर। चलिए, तो अब जो है महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं। चूंकि अपनी पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव जो है, अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। अपनी पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री। समझ में आया बात? तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी के कारण अपने यहां जो है वायु, जलवायु, ठीक है, वातावरण यहां पे पाया जाता है। और सेम कंडीशन मंगल ग्रह का है। किसका है? मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह भी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। जितना पृथ्वी झुकल है उतना मंगलो ग्रह झुकल है। इसीलिए मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब देखिए, अब ये समझ में आ गया, झुकाव आपको समझ में आ गया। तो पृथ्वी का पूछेगा कि अक्षीय झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री। और कक्षीय झुकाव कितना है, तो 66.5 डिग्री। कितना कहना है? 66.5 डिग्री। कितना कहना है? 66.5 डिग्री।
क्या है, इसका कक्षीय झुकाव, मतलब इसका कक्षा झुका हुआ है 66.5 डिग्री पे। ठीक है, कक्षीय झुकाव है इसका कितना, 66.5 डिग्री। चलिए अब इसको ध्यान से समझेंगे, इस पृथ्वी को, है ना। तो ये मान लिए हैं कि ये हमारा एक पृथ्वी है ना। पृथ्वी के हूबहू संरचना तो नहीं बन पाएगा क्योंकि उतने बड़े हम चित्रकार तो है नहीं। ठीक है, इसलिए समझने के लिए सांकेतिक रूप से समझिए इसको। तो ये पृथ्वी के बीचों बीच जो हमने खींचा 0 डिग्री अक्षांश, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और चूंकि ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी गोल होती है, तो इसमें तो 2 डायमेंशन बना हुआ है, तो 2 डायमेंशन में इसको हम लोग लाइन ही कहेंगे, है ना। जब ये 3 डायमेंशन है, जैसे कि आप लोग गेंद खेलते हैं ना, तो गेंद में क्या होता है, गेंद में रबर लपेट दीजिए। ठीक है, तो गेंद में जब रबर लपेटिएगा तो उसके दोनों तरफ रबर आ जाएगा। तो उसी तरह से पृथ्वी पर भी अक्षांश जो बना हुआ है, ये दोनों तरफ बना हुआ है ना, दोनों तरफ बना हुआ है। जैसे कि ये है ना, तो इसमें अगर रबर लपेटिएगा तो इधर भी आ जाएगा। उसी तरह से ये विषुवत रेखा भी जो है एक वृत्त की संरचना के रूप में बना हुआ है, लेकिन 2D में इसको हम लोग रेखा के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विषुवत रेखा हो गया, विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं उसको। और ये पृथ्वी पर की सबसे लंबी रेखा होती है। क्या होती है, पृथ्वी पर की सबसे लंबी अक्षांश रेखा अगर कोई है तो वो है विषुवत रेखा। कौन है, विषुवत रेखा है। इसको पृथ्वी के बीचों बीच खींचा हुआ है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको। ठीक है, और अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये हमेशा जो है 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, अब जो मुख्य अक्षांश है, उन मुख्य अक्षांश को हम लोग पढ़ेंगे। अक्षांश तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन है, आपके काम के लायक है ना, जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री ही क्यों, 24 डिग्री क्यों नहीं, 25 डिग्री क्यों नहीं, 26 डिग्री क्यों नहीं, तो 23.5 डिग्री ही इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। कितना पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, इसलिए 23.5 डिग्री इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 23.5 डिग्री को हम लोग समझेंगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश मतलब कि इससे ऊपर वाला को कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, करा रेखा है ना, कर्क रेखा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो सीबीएसई वाला अंग्रेजी में समझना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, बिहार बोर्ड वाला हिंदी में आना, तो दोनों समझ सकता है तो फार बेटर है। ठीक है, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जब जाइएगा तो वह है आर्कटिक वृत्त। क्या है, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत। और 90 डिग्री यहां पे चले जाइएगा तो ये ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। क्लियर। उसी तरह से नीचे आइएगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समझ में आया बात, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगर ये बात समझ में आ गया हो तो एक बात याद कीजिए कि अक्षांश रेखा की संख्या कितना पढ़ाए हैं, 179। कितना पढ़ाए हैं, 179। दो अक्षांश के बीच के दूरी कितना होता है, तो दो अक्षांश के बीच का जो दूरी है वो होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर। बात समझ में आ गया, कितना होता है,
111 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि दो अक्षांश के बीच का जो दूरी है उसको कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो इसके आधार पे हम लोग टेम्परेचर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? टेम्परेचर को पढ़ेंगे। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से कि ये बेल्ट है ना, इस बेल्ट को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों उष्ण कटिबंध कहते हैं? क्योंकि देखो बाबू, यहां पे सूरज जो है, सूरज का किरण सालों भर जो है पड़ता है। इस क्षेत्र में सूरज का किरण सालों भर जो है कभी ना कभी साल में लंबवत जरूर पड़ता है, डायरेक्ट उसका प्रकाश पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। अब डायरेक्ट जब सूरज पड़ेगा तो गर्मी यहां पे पड़ेगा, है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब इससे जब ऊपर बढ़िएगा तो यहां पे ये तो गर्मी है और ये थोड़ा सा ठंडा होगा। इसकी अपेक्षा क्या होगा? थोड़ा सा ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सूरज की किरण तो जाएगी लेकिन सीधी नहीं पड़ेगी, यहां पे तिरछी पड़ेगी। कैसी पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। तो यहां पे जो वातावरण होगा वो समशीतोष्ण होगा। कैसा होगा? समशीतोष्ण होगा, है ना, समशीतोष्ण वातावरण होगा। क्या होगा? समशीतोष्ण वातावरण होगा। न ज्यादा ठंडा होगा न ज्यादा गर्मी होगा। अपने भारत में ऊटी, मनाली, है ना, शिमला, ये सब जो जानते हैं, ये सब क्या है? ये सब के सब यही समशीतोष्ण वाला क्षेत्र है। न जहां ठंडा का अनुभव होता है न ज्यादा गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, और इससे जब ऊपर बढ़िएगा तो ये है ठंडा वाला क्षेत्र। ये क्या है? ठंडा वाला क्षेत्र है। इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शीत कटिबंध कहते हैं। यहां पे ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, सेम बात यहां पे यही होगा कि ये जो हो जाएगा ये भी समशीतोष्ण हो जाएगा, समशीतोष्ण, और ये हो जाएगा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, तो सबसे गर्मी वाला कौन है ना? सबसे गर्मी वाला कौन? तो सबसे गर्मी वाला ये, यानी कि कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र होगा ये सबसे ज्यादा गर्मी वाला होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होगा। और इस गर्मी वाला क्षेत्र होने के कारण यहां टेम्परेचर हाई, क्योंकि सूरज की किरण यहां पे सालों भर जो है पड़ेगी, है ना, सूरज की किरण यहां पे क्या होगी? सालों भर पड़ेगी। तो सबसे गर्मी वाला क्षेत्र ये। ठीक है, और ये क्षेत्र जो होगा ये समशीतोष्ण होगा, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्मी। ठीक है, न ज्यादा ठंडा होगा न ज्यादा गर्मी होगा। समझ में आ गया बात? और ये शीत होगा। ये क्या होगा? शीत होगा। और ये भी शीत होगा, सेम ऊपर और सेम नीचे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो क्षेत्र है इसको विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। यहां देखे होंगे कि वेस्ट इंडीज वाला सब जो होता है, कड़िया कड़िया सब, है ना, वो कड़िया कड़िया सब काहे होता है? क्योंकि वो इसी विषुवत रेखा पर पड़ता है। कहां पड़ता है? विषुवत रेखा पर पड़ता है। कहां पड़ता है? विषुवत रेखा पर पड़ता है। और विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण उस पर जो है सो गर्मी ज्यादा पड़ती है। उस पर गर्मी क्या होती है? ज्यादा पड़ती है। समझ में आ गया बात? तो विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र को समझिएगा, है ना। विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्मी पड़ेगा सालों भर। क्या पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा सालों भर। और गर्मी पड़ेगा तो जान लीजिए कि यहाँ के लोग क्या होंगे? काले काले होंगे। कैसा होंगे? काले काले होंगे। अपने दक्षिण भारत में ही देख लीजिए, क्योंकि अपने भारत जो है, भारत को जब देखिएगा तो भारत से जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच गुजरती है ना। कर्क रेखा क्या होती है? बीचों बीच गुजरती है। तो भारत जो है विषुवत रेखा के बिल्कुल नजदीक में है ना। कुछ उसका क्षेत्र जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही पड़ता है। तो अपने दक्षिण भारत में देखिएगा तो कड़िया कड़िया लोग सब मिलेगा, है ना। ठंडा के महीना में भी लोग गंजी पहने रहता है। ठीक है,
तो वहां पे कड़िया कड़िया लोग मिलेगा। और कड़िया कड़िया लोग मिलने के पीछे कारण क्या होता है, उसके जो चमड़ा होता है उस चमड़ा में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होती है, चमड़ा में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे उसमें धूप सहने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, इसके कारण लोग कड़िया होता है। ठीक है, वो कड़िया कोई अति नहीं हो जाता है, उसमें धूप सहने की सहन शक्ति ज्यादा होती है मेलानिन की मात्रा के कारण, इसलिए लोग कड़िया हो जाते हैं। ठीक है, अब उन लोगों में, उस एरिया में जा करके कितना भी लोगों को फेयर लवली पोत दीजिएगा तो गोरा नहीं हो जाएंगे, है ना, नहाइयो दीजिएगा तो यो फेयर गोरा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन ही उस तरह का है ना। अब जम्मू कश्मीर में ही ले लीजिए, देखिए कितना गोर गोर लोग पैदा होता है, का है, वहां ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए गोर गोर लोग होगा। तो क्लियर, तो एक तो ई हो गया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र के लोग कैसा होगा, कड़िया कड़िया मिलेगा, मंगरैला जैसन कड़िया सब, समझे। तो अब दूसरी बात कि ये क्षेत्र में गर्मी है, तो गर्मी है तो वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी। क्या होगी, वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी, और वाष्पीकरण जब ज्यादा होगा तो वर्षा भी ज्यादा होगा। वर्षा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। रोज दिन यहां पे वर्षा हो जाता है, इस क्षेत्र में लगभग रोज दिन वर्षा हो जाता है। 2 से लेके 4 के बीच में कखनियों जो है वर्षा हो जाता है। ठीक है, 2 से लेके 4 के बीच में कखनियों जो है सो वर्षा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब समझिए क्यों वर्षा होता है, क्योंकि सुबह से उसको जो वाष्पीकरण हो करके जो पानी जो ऊपर जाता है वो लद जाता है, और लद करके कितना वो सहन करेगा, वर्षा के रूप में वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो 2 से 4 के बीच में निश्चित रूप से वहां पे वर्षा हो जाती है। अब वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पे जंगल झाड़ भी क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, और जंगल झाड़ भी जो होता होगा तो वर्षा के कारण उसकी जो है सो पत्तियां चौड़ी होती है। पत्तियां क्या होती है, चौड़ी होती है। और चूंकि जंगल क्या है, बहुत घना हो जाएगा, क्योंकि वर्षा ज्यादा होता है तो जंगल बहुत घना हो जाएगा। तो जंगल को सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो सूर्य के प्रकाश के लिए उस सब में होर लगल रहेगा, मार लगल है, इसलिए वो लंबा लंबा तक जाएगा, है ना। तो विषुवत रेखीय वन जो होगा वो लंबा लंबा होता है, उसकी पत्ती कैसी होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, पत्ती चौड़ी होती है, और पेड़ जो होगा पतला होगा। पेड़ क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, पेड़ पतला होगा और मजबूत होगा। और क्या होगा, मजबूत होगा। क्लियर है, तो विषुवत रेखीय वन समझ गए। और सबसे ज्यादा अगर जैव विविधता पाया जाता है तो कहां पाया जाता है, इसी विषुवत रेखीय क्षेत्र में। कहां पाया जाता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है किसको, विषुवत रेखीय क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, और ये समशीतोष्ण वाला क्षेत्र है, तो यहां पे घूमने फिरने वाला जगह है, मौज मस्ती वाला जगह है। ठीक है, तो यहां पे ना ज्यादा ठंडा पड़ेगा ना ज्यादा गर्मी पड़ेगा, है ना। 23.5 से 66.5 के बीच उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ठीक है, और ऊपर जाइएगा तो उसे शीत कटिबंध है। 66.5 से 90 तक जाइएगा तो शीत कटिबंध है, और फिर 66.5 से नीचे भी 90 आइएगा तो शीत कटिबंध है। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, यूपीएससी ने उसको 2 पार्ट में बांट दिया है, करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका एक भाग कहलाता है टैगा और एक कहलाता है टुंडा। क्या कहलाता है, टैगा कहलाता है और टुंडा कहलाता है। तो टुंडा जो होता है सबसे ठंडा वाला एरिया होता है, ऊपर का वाला एरिया, है ना। तो अगर पूछे कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा एरिया कौन, तो ये वाला, है ना, हिस्सा, और उससे गर्म ये वाला हिस्सा। तो इसमें जो है कुछ वन पाया जाएगा। ठीक है, टैगा का वन होता है और ये टुंडा क्षेत्र होता है। क्लियर, अब आगे आइए। अब इसमें क्या होता है, अभी ये हो गया टेम्परेट जोन। क्या हो गया, टेम्परेट जोन। उष्मा के आधार पे हम लोग इसको पढ़े। अब ये कैसे होता है ना, इसको लेकर के हम लोग दिन पढ़ेंगे, है ना, कि कौन से कब दिन लंबा होता है, कब दिन बड़ा होता है, कब दिन छोटा होता है। ठीक है, इसको लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो वो चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, है ना। आज इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। ये ज्योग्राफी का पहला क्लास है, आप लोग अच्छे से इसको समझिए। ज्योग्राफी जो है किसी भी एग्जाम के लिए रीढ़ की हड्डी है, और ज्योग्राफी के रीढ़ की हड्डी जो है ये अक्षांश और देशांतर होता है। तो आज हम आपको अक्षांश की चर्चा किए हैं, अक्षांश में कुछ और भी चर्चा बचे हुए हैं, है ना। बिल्कुल इत्मीनान के साथ पढ़िए और
ध्यान से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल नहीं।